नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब अच्छे ही होंगे। चलो हम अब चल रहे हैं आगे। अपना जो वीडियो हमारा चल रहा था सेंटर ऑफ द मास को लेके, हमने देखा पीछे सेंटर ऑफ द मास के बारे में चीज़ें होती क्या हैं। मैंने जैसे आपको बताए हैं कि हम कोई भी वीडियो जब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, इमेजिन करते हुए चलेंगे और फील करते हुए चलेंगे। तो अभी आपको फील भी आया होगा कि सेंटर ऑफ द मास होता क्या है। हमने क्या देखा, आप डेफिनेशन जानते ही होंगे सेंटर ऑफ द मास क्या होता है। सेंटर ऑफ द मास एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब ये जो बताया गया है डेफिनेशन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है और कैसे हम इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमने इसको एकदम अच्छे से देखा है। हाँ, अगर नॉर्मली आप समझें कि ऐसा ऐसा होता है, आपने रट लिया है तो समझ नहीं आ गई होता क्या है। पीछे आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसे कैसे पता चलता है कि सेंटर ऑफ द मास क्या है। दी बॉडी जब पूरे बॉडी का मास पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, इसका फील नहीं आता है। ठीक है, समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, बट फील नहीं आता है। पीछे आप जाके देख सकते हैं, फील आएगा आपको। हमने पीछे देखा 2 पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ द मास का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने वेरीफाई किया, देखा कि हाँ सही काम कर रहा है, फिर उसको जनरलाइज किए। हमने अभी तक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए, जब मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल्स हो, मास M1 M2 M3 ऐसे करके ढेर सारे पार्टिकल छोटे छोटे अलग अलग जगह पे हो। हमने डिस्क्रीटनेस भी बताया था क्या होता है, कि एक सीधी टाइप का डिस्क्रीटनेस और एक स्लोप हो। तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस में मैंने फ़र्क बताया था पीछे वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1 M2 ऐसे करके Mn तक पार्टिकल हैं बहुत सारे। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है नहीं। फिर इसके हिसाब से कुछ डिस्टेंस होगा सबका। मान लीजिए ये क्या है, ये R1, ये मान लीजिए कुछ RI होगा, ऐसे करके यहाँ पे RN, ठीक है नहीं, बहुत सारे हैं। तो हमने देखा था डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें, क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर ऑफ द मास, पीछे हमने किया ही था, ये क्या था, समेसन आई 1 से लेके n तक MI XI। इसके पीछे का मीनिंग भी जानते हैं क्या होता है, M1 प्लस M1 इंटू X1 प्लस, अभी लिख कर दिखा रहे हैं आपको, I1 से N की ओर MI। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है M1 X1। जब I की वैल्यू 1 रख देंगे तो जो भी 1 रखने के बाद जो भी चीज़ आएगी एक बार लिख देंगे, फिर समेसन की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। अब I की वैल्यू 2 रखेंगे तो M2 X2, ऐसे करते करते कहाँ तक, Mn Xn तक जाएगा। और इसे ये देखो, जब हम सेंटर ऑफ द मास निकाल रहे हैं पार्टिकल्स के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसे हम तीनों एक्सिस को लगाएंगे तो हमें पोजीशन मिलेगा किसका, सेंटर ऑफ द मास का। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये एक्स सेंटर ऑफ द मास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई सेंटर ऑफ द मास जेड एक्सिस के अलॉन्ग, फिर जे एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, फिर जेड सेंटर ऑफ द मास जेड एक्सिस के अलॉन्ग, फॉर्मूला था। फिर हम देखेंगे नीचे कर करेंगे तो ये M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, ये Mn तक जाएगा। अगर हम मान लें कि जो सम है किसका, M1 M2 प्लस सभी पूरे पार्टिकल्स का जो सम है MI 1 से N की ओर, ये टोटल हमने बड़ा M मान लिया है, टोटल ऑफ द मास, टोटल मास कितना है, M मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XCOM इक्वल टू समेसन I1 से N की ओर MI XI, नीचे M आ जाएगा। नीचे का M का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा 1/m से मल्टीप्लाई समेसन MI XI N 1 से N की ओर, IN से 1 की ओर। ठीक है, अगर इसे y के लिए देखें तो इसे कुछ हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएंगे 1 से N की ओर M y नीचे M। ऐसे z के लिए अगर देखें, z के लॉन्ग सेंटर ऑफ द मार्क्स, तो I 1 से लेके M तक MI ZI अपॉन कैपिटल M। अगर टोटल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको सही से रखें और देखो सब में M नीचे है तो हम कॉमन ले सकते हैं 1/m। हाँ, अब M जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेसन I 1 से N की ओर XI YI ZI करेंगे तो ऐसे क्या जगह, अगर हम समेसन में कॉमन लेंगे क्योंकि सब में वही आ रहा है XI प्लस YI प्लस JI, JI का K कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जनरल फार्मूला हो गया जो हम देखते हैं। हम इतना सारा लिख क्यों रहे, इसके पीछे ये रीज़न है, हमने जिसके सिस्टम के लिए देख लिया है, अगर हम कंटिन्यूस सिस्टम हो, अगर हमारे पास पूरी बॉडी क्या सॉलिड हो, तो उसके लिए कैसे हम फार्मूला लिखते हैं, कैसे वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है, वो आज हम करके बताएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो कि हम लोग क्यों ऐसा लिख देते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ द मास समेसन एक्स डी एम लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, इसके पीछे का रीज़न आज हम देखेंगे।
है कि नहीं, सबका एक रीज़न होता है, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे तो बाकी आगे कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो देखेंगे कि क्या होता है, ये आर आई तो है, आर आई पोजिशन वेक्टर, तो आर का सी ओ एम पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास 1/m हो जाएगा, समेसन आई 1 से लेके n तक ये हो जाएगा आर आई वेक्टर, है कि नहीं। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया है डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, किसके लिए, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब सब पार्टिकल अलग अलग हो, हम उसको अलग से गिन सके। ठीक है, हम इतना समझ चुके हैं, हम देख भी लिए हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल हो क्या हो, डिस्क्रीट ना तो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मतलब कि जैसे हमारे पास ये है, देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ है, ऐसे करके अगर अब थोड़ा भी दूर जाएंगे तो दूसरा पार्टिकल मिल जाएगा, मीन्स की कंटिन्यूअस है। और मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंशियल बताया था कल, मीन्स पिछले वीडियो में बताए थे, आप जाके देख सकते हैं, लास्ट 2 मिनट पहले, 2 मिनट लास्ट 2 मिनट में है। तो आज देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है। पहले हम एक एक्सिस के अलॉन्ग लेके चलेंगे एक्स की ओर। तो पहले अगर हम एक सॉलिड बॉडी मान लें किसी भी आर्बिट्री शेप का, आर्बिट्री की हम जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे ना इसीलिए, और एक एक्सिस मानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ, अब मान लीजिए कोई हम इसको, इतना पूरा क्या है हमारा, ये कंटिन्यूस बॉडी है। अब लिखेंगे सेंटर ऑफ द मास COM फॉर कंटिन्यूस बॉडी, इसको हम कहते हैं सॉलिड बॉडी। अब सभी के लिए नहीं लगा सकते, कुछ लॉजिक होना चाहिए, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहली बात तो जो हमारी बॉडी होनी चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठा लीजिए आप कर लो, नहीं होगा, सब नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे, अब फॉर्मूला देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि आपको एक्स को एम के साथ रिलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला तभी बनता है, मतलब कि एक रिलेशन तभी मिल पाएगा जब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कुछ स्ट्रक्चर हो, मतलब कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स हो या मास हो, जो हम छोटे मास मानेंगे अभी, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरी बॉडी में, कुछ किसी पैटर्न हो, तभी तो हम फॉर्मूला बना पाएंगे हम। और हो सकता है कि पैटर्न खतरनाक होने की वजह से जो हमारा इंटीग्रेशन ही खतरनाक आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन, पता है कि हर इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। अब कुछ अलग ही इंटीग्रेशन आ जाएगा तो उसके लिए 5-6 पेज का अलग फॉर्मूला होता है, तो सब लगा नहीं सकते ना, तो इसलिए हम नॉर्मली चलेंगे जो हम पढ़ते हैं, स्पेरिकल शेप, डिस्क, सर्कुलर रिंग, ये सब के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो किसी सिमेट्रिक बॉडी के लिए, और जो बॉडी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, ठीक है, इसके लिए करेंगे। तो कंडीशन, और टेंशन की बात नहीं है, आपको मैं PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, 3D बॉडी, 3D 2D कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 3D चल रहा है। अब एक पूरे पास पूरा मास ही मास है, तो क्या करते हैं, मैं कंसिडर करते हैं छोटा सा एक मास है, यहाँ पे अपने हिसाब से मान लेते हैं एक छोटा सा मास है। अभी उसको मान के चलते हैं डेल्टा एम है, डेल्टा मीन्स कुछ मास है, मास पॉजिटिव होता है नहीं, कोई पॉजिटिव मास है। अगर इसका हम पोजिशन देखें, ये क्या होगा, आर वेक्टर है, कुछ क्या है, आर वेक्टर ले लेते हैं। अगर अब भी हम इसका सेंटर ऑफ द मास निकालें तो आपको पता है सेंटर ऑफ द मास क्या होता है, कुछ एक एवरेज टाइप का है। मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास कैसा, एक फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताया मैंने आपको। तो ये कुछ एवरेज टाइप का है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला MI/XI, मीन्स सभी एक एक मास को, जो बहुत सारे छोटे छोटे डेल्टा एम मास है, इसको क्या किया मैंने, छोटे छोटे डेल्टा एम में डिवाइड कर लिया है। डेल्टा मीन्स जो M1 है, M2 है, सब सेम है, मतलब डेल्टा एम है। M1 M2 MI सब क्या है, डेल्टा एम मान लिया, पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे डेल्टा एम में डिवाइड कर लिया है। सबका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस होगा, x सेंटीमीटर, y पे, z में कुछ ना कुछ सेंटीमीटर या मीटर में पोजीशन होगा। मास सेम हो गया है सबके लिए, हमने अपने हिसाब से मान लिया है। तो क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करके इसको डिस्क्रीट से कंटिन्यूस बनाना है। और वो बनता कैसे है, अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें ताकि आसान होता है, एक्स सेंटर ऑफ द मास, अभी तक हमने जो डिस्क्रीट मान के चला है, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल मान ले और छोटे पार्टिकल्स को अगर डिस्क्रीट मान के चले तो कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर आपको पता है एक्स सेंटर ऑफ द मास का फॉर्मूला क्या था, MI/XI M1, चलो M1 X1 M2 X2 ऐसे करते करते MN XN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इस पर MN तक है। तो देखेंगे यहाँ पे हमने M1 M2 सब अपने हिसाब से मान लिया है, क्या है, सब सेम है, डेल्टा एम है MN तक, है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो ये जगह डेल्टा M X1, डेल्टा M X2, कैसे करते पूरा
डेल्टा एम एक्स एन। और नीचे भी क्या होगा, सब ऐड हो जाएंगे मास डेल्टा एम करके। अगर हम मान लें पूरे बॉडी का जो मास है, टोटल मास जो हम सभी पार्टिकल को जोड़ने पाएगा क्या है, एम है, तो नीचे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल हो जाएगा। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं सर डेल्टा एम कॉमन ले लीजिए फिर काट लीजिए, भाई उससे क्या होगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो हमें पता भी नहीं होगा ना कि एन कितना होगा। देखेंगे तो क्या आएगा, एन डेल्टा एन आएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, बट एन की मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एन डेल्टा इंटू एम लिख दें तो हमें पूरा टोटल मास मालूम ही है ना। तो चीज़ों को हर जगह कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम ऐसा लिख के चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखेंगे डेल्टा एम ऊपर वाले कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं डेल्टा एम, क्या हो जाएगा, ये x1 x2 ऐसे करते करते xn तक जाएगा और नीचे m। अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे समेसन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समेसन एक्स सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेसन i 0 से लेके n तक, डेल्टा एम रहने दो इधर ही, बाहर भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं, अंदर ही रहने दो, अच्छा दिखता है, x1 x2 प्लस ऐसे करते करते xn तक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एम एक्स आई, लिखेंगे डेल्टा एम एक्स आई अपॉन एम। तो अगर हमने देखा फॉर्मूला किस तरह से चेंज करके इस तरह, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें बस लिमिट लगाना है। आप देखते भी होंगे जब हम लिमिट लगाते हैं तभी चीज़ें क्या होती है, डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में आती है। आप पीछे देखते आए होंगे इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथ्स में आप जाके देख सकते हैं। अब जब हम डेल्टा एम मान के चलेंगे ना, तो चीज़ें उतनी परफेक्टली हम सही बता नहीं पाएंगे। मतलब आप सोचिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका आप बीच कोई एक मान के चल रहे हो, क्या मतलब पोजीशन एक और कुछ मान के चल रहे हो, बाकी सबके लिए अलग पोजीशन है, बट इसके लिए आप एक कॉमन अपने आप से मान लियो, तो मतलब आप परफेक्टली दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर हम डेल्टा एम ना मानते हुए इसको छोटा डीएम मान लें, बहुत ही छोटा मान लें, बहुत ही छोटा मास, तो क्या होगा, बहुत छोटे मास के लिए अलग अलग दिखाना पड़ेगा और सबका आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप वो परफेक्टली आप दिखा सकते हैं। इसलिए आप पीछे देखे भी होंगे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए कोई कर्व है, अगर हम बड़ा रेक्टेंगल मान के चलते हैं तो बीच में एरिया छूट जाता है। अगर हम छोटा छोटा मान लें, मतलब डेल्टा एक्स को 0 कर लें, तो पूरा एरिया एकदम अच्छे से कवर होता है। सेम उसी तरह से अगर हम डेल्टा एम, अगर हम यहाँ पे लगा दें लिमिट लगा दें, क्या लिमिट डेल्टा एम 0 कर दें, तो क्या होगा, हमारा जो डी एम है, डेल्टा एम है, ये हो जाएगा डी एम में चेंज। देखो ये भी क्या होता है, छोटे डिफरेंस, मतलब छोटा मास हो जाता है, ये बहुत ही छोटा मास हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनिटेसिमल डेसिमल मास दिखाता है, बहुत ही छोटा मास। तो अगर हम लिमिट यहाँ अप्लाई कर दें इस फॉर्मूले में, तो लगाते हैं लिमिट, तो एक्स सी ओ एम में अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें तो सब जगह लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एम टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये समेसन आई 1 से लेके n तक डेल्टा एम एक्स आई अपॉन कैपिटल एम। जैसे हमने फॉर्मूला, जैसे हमने ये लिमिट लगाया, तो वो चीज़ होगी जो मैंने बताया था आपको, तो इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, तो इसको लिख दो एक्स सी ओ एम इक्वल टू डेल्टा एम टेंस टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम डी एम में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंटिन्यूस में चेंज, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, समेसन चल जाएगा इंटीग्रेशन में, है कि नहीं। और ये हो जाएगा इनिशियल से फाइनल, मतलब जैसे ये आई 1 से लेके एन था, मतलब इनिशियल से फाइनल था, तो आई 1 से लेके एन तक, एक्स आई को हम एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे डी1 डी एम। देखो यहाँ पे समेसन का था आई एक्स, मतलब आई से 1, मतलब x1 x2 x3 ऐसे बता रहा था ना, तो यहाँ पे आई से एफ तक हम यहाँ पे दिखा दिए ना, तो ये अपने आप इसको कर लेता है, आपको यहाँ पे एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, ये अपने आप इसको चीज़ों को अंदर ले लिया है कि हाँ, जिससे हम यहाँ पे दिखाएं कि 1 से लेके एन तक जाना है, ना दिखाए तो भी इसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम आई से एफ क्यों लिख रहे हैं, तो हमें एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स कि अभी जो हमारा एक्स जाएगा आई से लेके एफ तक जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, ये और नीचे एम रह जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम, इसको ऐसे लिख देते हैं एम। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। हमने क्या किया, जैसे लिमिट लगाई, ये डिस्क्रीटनेस क्या चलेगी, कंटिन्यूस में चेंज हो गई, मीन्स इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला आया, क्या आया, एक्स सेंटर ऑफ द मास इक्वल टू 1/m एक्स डी एम, सॉलिड बॉडी के लिए। अगर ऐसे हम y की निकालें अलॉन्ग y एक्सिस के इधर, तो 1/m, ये y डी एम, जेड के लिखे तो जेड जी एम 1/m जेड डी एम, ठीक है। अब देखो डी एम हम लोग क्या किया था, डेल्टा एम सबके लिए इक्वल मान के थे, ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। अभी क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स डी एम के हिसाब से वेरी करेगा, मतलब जो डी एम देखिए यहाँ पे डी एम है, यहाँ पे डी एम है, बहुत सारे डी एम है, तो ये देखो एक्स वेरी कर रहा है ना, तो ये वेरिएबल है, इसलिए क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा। अब देखिए ये वाई है, ये डी एम है, मतलब कि सेम वेरिएबल, सेम मतलब वेरिएबल के टर्म में नहीं है, वेरिएबल है बट सेम टर्म में नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे एक्स के फॉर्म में या मतलब डिस्टेंस के फॉर्म में। तो कैसे चेंज होगा, देखो डिस्टेंस में देखो ये मास है, ये क्या है क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी मास है, ये क्या है हमारा, ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ को लेंथ के साथ ही आप इंटीग्रेट करेंगे ना, उसी तरह दिखना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जो आप करते आए हैं, आपको पता नहीं क्यों होता है बट देखिए कैसे होता है। तो आपने पढ़ा कि अभी जो भी हम सिस्टम अप्लाई करेंगे इस चीज़ पे, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स कहीं पर भी आप उठाइए, यहाँ भी उठा लीजिए, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इसको हम रो से दिखाते हैं, हाँ रो से दिखाते हैं, वो यहाँ पे भी जो डेंसिटी होगी इसकी सेम होगी ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, सेम डेंसिटी होनी चाहिए। तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो अगर हम कहीं छोटा सा मास उठा लें जिसको हम डी एम मान के चल रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कुछ होगा डी वी, उसका भी जब हम रेशियो लेंगे तो वही आना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो देखो अगर हम यहाँ से इसको हटाते हैं, हमें क्या करना है, डी एम को चेंज करना है किसके फॉर्म में, लेंथ, लेंथ मीन्स जिसे हम डी कर देंगे, डी क्या लेंथ का ही 3 बार मल्टीप्लाई है ना, तो उसमें चेंज कर देते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, देखिए डी एम इक्वल टू, इसको हम भेज देंगे एम अपॉन वी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई डी वी हो जाएगा। अब देखिए 1/m है, डी एम के साथ 1/m, अगर हम एम को यहाँ भेजें तो 1/m डी एम इक्वल टू हो जाएगा 1/v डी वी। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1/m डी एम की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं 1/v डी वी। तो मान लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि m को आपने कैसे ले लिया, ये तो इंटीग्रेशन था ही नहीं फिर भी ले लिए, तो अगर हम उसको ऐसे ही पुट करें, क्या डी एम के यहाँ पे m अपन भी लिख दें, तो देखिए 1/m पहले से था, इंटीग्रेशन x सही, डी एम के ऐसे पुट करें तो क्या हो जाएगी, m अपन v डी वी। अब देखिए जो ये बड़ा वाला v है और बड़ा वाला m है, मास पूरे ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं रहा है, चेंज होता तो अंदर ही जाता, बट चेंज हो नहीं रहा है, तो हम दोनों को बाहर ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो 1/m है, तो मास अपन वॉल्यूम बाहर, ये बचेगा x डी वी, एम से एम कैंसल, तो बचेगा 1/v x डी वी, ठीक है नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम देखें तो एक्स सेंटर ऑफ द मास का ये आ गया फॉर्मूला। अगर हम इसके लिए किसके लिए देखें, y के लिए, तो कुछ नहीं होगा, v यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे v, यहाँ पे v हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए हमारे कंटिन्यूस बॉडी के लिए आ गई है क्या, फॉर्मूला सेंटर ऑफ द मास। हाँ अगर मान लीजिए हमारा कोई बॉडी हो, बस लीनियर ही हो, एक्स एक्सिस को लॉन्ग मान लो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर सरफेस एरिया है, सरफेस में है, तो एक एक्स एक्सिस मतलब किसी सरफेस में मान लीजिए एक्स है, ये वाई इसी में फैला हुआ, इस बोर्ड का मान लेते हैं सेंटर ऑफ द मास, तो इसके लिए एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों को निकाल लो, तो 2 पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ द मास 3D है, तो इसको भी निकाल लो, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ द मास निकाल सकते हैं किसी कंटिन्यूस बॉडी का। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न। अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं फॉर्मूला के बजाय, आप देख के भी मतलब समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ द मास हो कहाँ सकता है। देखते कोई भी अगर हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट देखें, हाँ अगर उसमें कोई सिमेट्री पाई जा रही है, आप पहले पढ़े भी होंगे सिमेट्री क्या होता है, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी पैटर्न में सेट करें वापस उसी तरह दिखे, तो उसको बोलते हैं उस चीज़ से वो सिमेट्रिक है। जैसे कुछ चीज़ें होती है पॉइंट सिमेट्री में होती है, कुछ चीज़ें लाइन सिमेट्री होती है, कुछ चीज़ें होती हैं क्या, प्लेन में सिमेट्रिक होती हैं, प्लेन सिमेट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पॉइंट सिमेट्री में क्या आता है, पॉइंट सिमेट्री में हमारा एक सर्कल कोई है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, ये उसमें आता है पॉइंट सिमेट्री में, क्योंकि आप देखिए किसी भी पॉइंट से जाइए हमेशा आपको क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, अब आप किसको घुमाइए, आप 2 डिग्री घुमाइए, 30 डिग्री घुमाइए, 40 डिग्री घुमाइए, आपको हमेशा उसी पैटर्न में दिखेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगी, है कि नहीं। अब एक होता है लाइन सिमेट्रिक, तो देखो ये दिखेंगे इसमें लाइन सिमेट्रिक है, बट ये पॉइंट सिमेट्री भी होता है,
लाइन सिमेट्री में क्या होगा, इसमें मिरर इमेज देखिए, मिरर। लाइन सिमेट्री में क्या हो सकता है, आप मान लीजिए आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ, अगर आप बीच में जो लाइन खींचे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, देखेंगे ये जितना पार्ट है इसकी इक्वल है ना, मतलब कि अगर उसका इक्वल, उस अगर लाइन के अलाउंग दोनों साइड क्या इक्वल हो तो बोलेंगे वो लाइन सिमेट्रिक में है। और प्लेन सिमेट्रिक मीन्स कि प्लेन की बात करें, क्या हो प्लेन्स के, इससे मान लीजिए एक आपके पास क्या बनाना है, बनाना को आप बीच में से काट दिए, तब कि समझिए ऐसे है कुछ, इसको देखिए, इसको ये है, इसमें हमने प्लेन बीच में डाल दिया तो देखेंगे कि दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बोलेंगे कि ये चीज़ प्लेन सिमेट्रिक भी है, हाँ प्लेन सिमेट्रिक है। तो अगर पॉइंट सिमेट्री होल्ड कर रहा है तो पॉइंट, जिस पॉइंट से सिमेट्रिक दिख रहा है वो हमारा सेंटर ऑफ द मास होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, लाइन सिमेट्रिक है, तो उस लाइन में ही क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ द मास हो सकता है। जिस पॉइंट, जब जिस लाइन पे सिमेट्रिक दिख रहा है तो इसी में कहीं हमारा सेंटर ऑफ द मास हो सकता है। अगर प्लेन सिमेट्री है तो उसी प्लेन में ही क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ द मास, तो उसी प्लेन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बट उसी प्लेन में होगा। लाइन में कहीं भी हो सकता है बट उसी लाइन के अंदर ही होगा और कहीं दूसरा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा कंडीशन मिल जाए कि उस लाइन में एक सिमेट्रिक में, इस लाइन से भी सिमेट्रिक है, दूसरी लाइन से भी सिमेट्रिक है, तो दोनों जहाँ लाइन काटेंगे ना, अब लाइन सिमेट्रिक मतलब कि इस लाइन में भी किसी पॉइंट हो सकता है, इस लाइन में कहीं भी हो सकता है हमारा सेंटर ऑफ द मास। तो अगर दोनों लाइन कहीं कट कर रही हैं तो उसी पॉइंट पे क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ द मास होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन में भी आएगा, दूसरी लाइन में भी आएगा, और कहीं भी देखें तो वहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो पॉइंट सिमेट्री, लाइन सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री ये देखना है। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट सिमेट्री होगी तो उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ द मास होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सिमेट्रिक है। लाइन सिमेट्रिक तो उस लाइन पे होगा अलॉन्ग, प्लेन सिमेट्रिक में उस प्लेन के अंदर होगा, है कि नहीं। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ लाई कर सकता है हमारा सेंटर ऑफ द मास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।